हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं इस साल। और आज़ादी 1947 में जब हमें हासिल हुई, अगर हम उस साल से जोड़ करके देखें तो 76वां वर्ष होगा। ठीक, कई नायक ऐसे हैं जिनके बारे में हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। कई नायक ऐसे हैं जो कहीं उन यादों में बिछड़ गए जो हम तक नहीं पहुंची, उन कहानियों में पिछड़ गए जो हम तक नहीं आई। लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर सरकार ने कई सारे उन गुमनाम क्रांतिकारियों या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जिक्र किया है जो बहुत महत्वपूर्ण रहे उस संग्राम के दौरान, और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसी पूरे क्रम में एक क्रम उन क्रांतिकारियों का भी आता है जो एक वर्ग से संबंधित है, यानी कि एक ऐसा वर्ग जिसे महिला वर्ग के रूप में जानते हैं। वे प्रमुख वीरांगनाएं जिन्होंने भारत की आज़ादी में योगदान दिया, और उनका योगदान किसी भी स्तर पर किसी भी पुरुष द्वारा दिए गए योगदान से कमतर नहीं था। तो आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कई जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, खासकर महिला वीरांगनाएं, उनका जिक्र किया है और उनके बारे में इसीलिए आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। वे कौन से प्रमुख नाम हैं, उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही, उनके कौन कौन से कार्य थे जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाने में मदद की, अंग्रेजी शासन के दौरान या ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ब्रिटिशों से संघर्ष किया, उनको देश से खदेड़ने का प्रयास किया। ठीक, जो टॉपिक है वह है प्रधानमंत्री के संबोधन में शामिल वीरांगनाएं। तो खबर भी इससे संबंधित है। विमेन हीरोज ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल मेंशन बाय पीएम इन हिज इंडिपेंडेंट डे स्पीच। तो भारत के अंतर्गत जो भी वीरांगनाएं रही हैं जिनको हम विमेन हीरोज कह रहे हैं, उनके बारे में कुछ बातें जानने को मिली हैं। चर्चा करेंगे अभी इस पर, लेकिन जो डायमेंशन रहने वाले उनको देख लें। तो लाल किले से जो संबोधन दिया है प्रधानमंत्री ने, उसको देखेंगे। किन किन महिला क्रांतिकारियों का उन्होंने जिक्र किया है उनको जानेंगे, उनके योगदान को देखेंगे। और केवल वे ही क्रांतिकारी नहीं जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में की है, उनके अलावा भी बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसी रही हैं, महिला क्रांतिकारियों की ही बात करें, जिनका नाम उस दौरान चर्चा में नहीं आ पाया, क्योंकि इतने सारे नाम हो सकते हैं कि उनको किसी भी एक चर्चा के दौरान ले पाना संभव भी नहीं होगा। कुछ की चर्चा करते हुए वो निकले थे, उन पर भी हम बात करेंगे। साथ ही कुछ ऐसे नामों का भी जिक्र करेंगे जो उनके अलावा भी महत्वपूर्ण है। ठीक, तो अन्य प्रमुख नाम, एक निष्कर्ष देखेंगे इस पूरे आज़ादी के इस खंड के दौरान कि आज के समय हम इस पूरी आज़ादी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, और सवाल प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही लेवल पर आप सॉल्व करने का अभ्यास कर सकते हैं। यह जो विषय है जीएस पेपर 1 भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ता है, और कुछ ट्वीट्स का हम जिक्र करेंगे और संबोधन की बात करेंगे। तो इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने कई सारी बातें कही, बहुत ज़्यादा जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं देश के लिए, चाहे वे ऐतिहासिक हों, राजनीतिक हों, आर्थिक हों, पर्यावरणीय हों, या फिर साहित्यिक, सांस्कृतिक, या फिर साइंस टेक, किसी से भी रिलेटेड हों, क्योंकि पूरे ही विषय हमारे सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। जनरल स्टडीज़ के पोर्शन में हम सभी को पढ़ते हैं। ठीक, तो आज के इस डिस्कशन में हम कुछ ही सेगमेंट को उससे निकाल करके बात करेंगे, खास करके उस समूह की चर्चा जिसके बारे में उन्होंने बात कही है, उन क्रांतिकारियों का नाम जो उन्होंने लिया है। तो उन्होंने नारी शक्ति की सराहना करते हुए उन वीरांगनाओं के योगदान की भी बात कही है, साथ ही उन महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ऐसा नहीं कि केवल महिलाओं का ही नाम लिया, उन्होंने और भी जो महत्वपूर्ण नाम हैं, जैसे कि मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, और भी कई सारे जो वीर रहे। इसके अलावा कई सारे ऐसे विद्वान जिनका ज्ञान भारत को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान देता है, जैसे कि नारायण गुरु हो, स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि अरविंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो। तो बहुत सारे नामों की चर्चा की। हमारे लिए आज जो महत्वपूर्ण नाम है उनमें कुछ की हम बात करेंगे। जैसे कि एक महत्वपूर्ण नाम आया उस चर्चा के दौरान, रानी लक्ष्मीबाई का। तो आप में से कई लोग रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज के सेशन में हम उन पॉइंट्स पर एक तरीके से रिवीजन आप कर सकते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु उनसे जुड़े हुए रहे हैं। तो 1857 की जो क्रांति रही, वो रानी लक्ष्मीबाई का नाम उस क्रांति से जोड़ करके महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है, क्योंकि ये वही दौर था जब 1857 का विद्रोह कहें, उसको सैनिक विद्रोह भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग उसको क्रांति कहते हैं। तो जब ये क्रांति शुरू हुई तो इस दौरान जो एक महिला के रूप में सशक्त विद्रोह किया वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया 1857 का। वो चूंकि झांसी के महाराज जो गंगाधर राव थे उनकी पत्नी थी,
प्रश्न आया था उत्तराधिकार का, क्योंकि अंग्रेजों ने जो एक नीति शुरू की थी उसको क्या कहते थे, विलय की नीति, यानी व्यपगत सिद्धांत या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी ने इसे शुरू किया जब वो गवर्नर जनरल बनकर आए। इस नीति के अंतर्गत ऐसे रियासतें या ऐसे साम्राज्य जिनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है, दत्तक पुत्र गोद लिया लेकिन उसके बावजूद उसको मान्यता नहीं दी गई, युद्ध छिड़ा, रानी ने अपने हिस्से का संघर्ष किया और कहा कि झांसी नहीं देंगे। तो उनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 को काशी में, और जब युद्ध लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हुई ग्वालियर के निकट कोटा की सराय में, तो तिथि थी 17 जून 1858 की। तो ऐसा भी माना जाता है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के अंतर्गत उनका लालन पालन हुआ और वहीं से उन्होंने युद्ध और शस्त्र चलाने भी सीखे। ठीक, तो उत्तराधिकार का प्रश्न इस घटना के केंद्र में रहा। ठीक, उत्तराधिकारी को जब मान्यता देने से इनकार किया तो विद्रोह में शामिल हो गई और फिर अंग्रेजों के साथ एक लंबा संघर्ष किया और फिर 1858 में जाकर के उनकी मृत्यु होती है। लगभग 1 साल के आसपास का संघर्ष चला। जो उस सेना को कमांड कर रहे थे जनरल ह्यू रोज, उन्होंने ही रानी के बारे में कुछ प्रमुख बातें कही थी जो हमें जाननी चाहिए। जैसे कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत ज्यादा व्यक्तित्वपूर्ण, चतुर, कुशल और सबसे खतरनाक भारतीय लीडर्स में से एक थी। ऐसा भी कहा गया था कि जब ग्वालियर वो पहुंची अपने अंतिम समय में, तो यदि सिंधिया ने उनको सहायता दी होती तब शायद ब्रिटिश राज वहां से खत्म हो गया होता। ऐसा कई इतिहासकार लिखते हैं और ऐसा कई सारे जो ब्रिटिश सेना में कमांडर थे उन्होंने भी ये बात कही थी, क्योंकि वो जो युद्ध था उस वक्त बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स हारते हुए दिख रहे थे। तो उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है अंग्रेजों की एक बड़ी फौज को तोड़ने में, अंग्रेजों की एक हौसले को तोड़ने में। अगला नाम आता है झलकारी बाई। उनका जन्म 1830 में हुआ झांसी के निकट भोजला गांव में। तो चूंकि झलकारी बाई भी इनका संबंध रानी लक्ष्मीबाई से ही है और ये रानी लक्ष्मीबाई की सेना में शामिल थीं और रानी लक्ष्मीबाई की एक विश्वसनीय पात्र थी। तो इन एक सेना थी, महिला सेना, जिसका निर्माण इन्होंने किया। वहां दुर्गा दल नाम से एक दल था जहां पर ये तैनात थे। तो विश्वसनीय सलाहकार भी थी और रानी की सुरक्षा के लिए एक जो महत्वपूर्ण घटना याद की जाती है इनसे जुड़ी हुई, वो वही थी जब उन्होंने रानी का वेश धर के रानी को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। तो अंग्रेजों ने सोचा कि यही रानी लक्ष्मीबाई है, क्योंकि कई लोगों ने जरूरी नहीं देखा हो, तो उन पर हमला कर दिया और फिर रानी वहां से बच करके उस समय निकल गई। तो ये उनका बहुत विशेष योगदान है और बुंदेलखंड इसीलिए उनको याद करता है, उनकी वीरता की गाथाएं वहां पर गाई जाती हैं। ठीक, कई दलित समुदायों के लिए वो भगवान की एक अवतार के रूप में पूजी जाती हैं और उनके सम्मान में झलकारी बाई जयंती भी मनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ें। अगला एक महत्वपूर्ण नाम दुर्गावती देवी, जिन्हें भारत की अग्नि या फिर दुर्गा भाभी के नाम से भी जाना जाता है। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में शामिल एक क्रांतिकारी थी। भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आजाद पर भी उनका प्रभाव दिखाई देता है। तो ऐसा माना जाता है कि सैंडर्स की हत्या के दौरान 1928 की बात है, भगत सिंह को लाहौर से भागने में भी इन्होंने सहायता की थी। एक सभा का नाम आता है नौजवान भारत सभा, जिसकी ये सदस्य थी। ठीक, और भगवती चरण बोहरा से इन्होंने विवाह किया था, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। भगत सिंह की जब फांसी की बात आई, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की, तो इन्होंने बहुत ज्यादा उसका विरोध किया। उस विरोध में शामिल होने के लिए, उस विरोध को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने खुद के गहने तक बेच दिए। ऐसी भी इतिहास में हमें जानने को मिलता है। जब फांसी होने लगी तो फांसी के विरोध में, तो एक तरह से उसका बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के पूर्व गवर्नर लॉर्ड हैली को मारने का प्रयास किया और कई क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के दिल्ली में एक बम फैक्ट्री भी चलाई, बम का निर्माण किया। तो जो क्रांतिकारी आंदोलनों वाली घटना है उसमें ये शामिल रही और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। तो कई नाम ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम डायरेक्टली इतिहास में नहीं पढ़ पाते। आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा और हो सकता है कुछ लोगों ने ना पढ़ा हो। ठीक, चलिए अगला नाम रानी गैडिल्यू का, इनका नाम तो आप लोग जानते होंगे। उनका जन्म 26 जनवरी 1915 में हुआ था मणिपुर के वर्तमान तामेंगलोंग जिले में और इनकी मृत्यु होती है 1993 में। अब 1927 की बात है, जब ये महज 13 साल की थी। ठीक, तब क्या हुआ, इनके भाई जो हैप्पो जदोनांग जिनका नाम था, एक आंदोलन चला रहे थे, हिराका आंदोलन, उसमें ये शामिल हो गए।
इनका उद्देश्य क्या था? नागा आदिवासी धर्म को पुनर्जीवित करना और नागाओं की ब्रिटिश साम्राज्य की हुकूमत को हटा करके एक स्वशासन की स्थापना करना उनका प्रमुख मकसद रहा। आगे चलकर 16 साल की उम्र में ही 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास में भेज दिया गया। पूर्वोत्तर की कई सारी जेलों में इनको रखा गया एक लंबे समय तक। फिर जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तब इनकी रिहाई हुई। तो जवाहरलाल नेहरू ने इनकी रिहाई के बाद इनकी जो वीरता है उसको ध्यान में रखते हुए इनको पहाड़ियों की बेटी और रानी की उपाधि दी। आगे चलकर भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया और 1996 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट और 2015 में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। ठीक, चलिए अगला नाम रानी चिन्नम्मा का, जो कि कित्तूर की रानी थी। और कित्तूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक की एक रियासत थी उस समय। तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने वाली जो चंद शासक थे शुरुआती, उनमें से इनको एक माना जाता है। 1816 के आसपास जब राजा मल्लसरजा की मृत्यु हो जाती है और कुछ ही सालों बाद 1824 में उनके छोटे बेटे की भी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद वो जाकर के विद्रोह और लड़ाई शुरू कर देती हैं, क्योंकि अंग्रेज उनके साम्राज्य को एक तरह से हथियाने में लग जाते हैं। औपनिवेशिक डिजाइन जिसे कहते हैं, उस समय के दौर में ब्रिटिशर्स हो या फिर कोई और हो, उसकी कुछ जो चंद शासकों को समझ थी औपनिवेशिक जो हरकत है वो किस तरह से कार्य करती है, साम्राज्य को किस तरह से हथियाए जाने की हरकत है, तो उस डिजाइन की समझ के लिए कहा जाता है कि इनको उसकी बखूबी जानकारी थी। ठीक, इसके अलावा पहले विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन जब दूसरी बार अंग्रेजों ने पुनः हमला किया तब फिर इनकी हार होती है और फिर इनको कैद कर लिया जाता है। चलिए अगला नाम, महत्वपूर्ण नाम, बेगम हजरत महल का, जिनको शुरुआत में उनका बचपन में उनको मोहम्मदी खानम के नाम से भी जाना जाता है और अवध के फैजाबाद में इनका जन्म होता है। तो इनकी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आगे चल करके जब नवाब वाजिद अली शाह से इनका विवाह होता है फिर स्थितियां कुछ सुधरती हैं। तो 1856 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर कब्जा कर लिया और नवाब को अपदस्थ कर दिया, उनकी गद्दी से हटा दिया और निर्वासित कर दिया कलकत्ता के लिए, तब फिर इन्होंने गद्दी संभाली और अवध की जो रियासत थी उसको छोड़ा नहीं और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में कूद गई 1857 की क्रांति के समय। ठीक, तो इनको एक बेहतर रणनीतिकार और युद्ध कौशल में भी बहुत बहुत महारत हासिल व्यक्ति माना जाता है। युद्ध के कौशल की बात हो या फिर रणनीतियां बनाने की बात हो, राजाओं को अपने साथ जोड़ने की बात हो, और कई सारे राजाओं को मिला करके इन्होंने युद्ध लड़ा और ऐसा कहा जाता है एक समय बाद अपनी रियासत को कुछ समय के लिए हासिल भी किया। ठीक, सभी धर्मों में जो समानता की बात है वो इनके अंतर्गत दिखाई देती है। इनकी सेना में सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। इसके अलावा एक महिला सैनिक दल के गठन की भी बात आती है। लखनऊ पर पुनः अधिकार किया, लेकिन अंग्रेजों ने फिर से वापस से वहां पर हमला किया और फिर जो है इनको वहां से हटना पड़ा। एक और प्रमुख नाम, वेलु नाचियार। ठीक, तो 1730 में रामनाथपुरम में इनका जन्म हुआ था और ये शिवगंगई के राजा की पत्नी थी, एक तरह से रानी थी। तो इनका नाम इसलिए प्रसिद्ध है या फिर जानना चाहिए क्योंकि इनको पहली रानी माना जाता है जिन्होंने ब्रिटिश शासन का सक्रिय विरोध किया। बहुत पुरानी बात है ये, तो 1857 के विरोध की काफी पहले की बात है। तो सिपाही विद्रोह से कई साल पहले औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ जो लड़ाई है वो शुरू की। हैदर अली का नाम आप जानते हैं, टीपू सुल्तान के पिता, और गोपाल नायकर के सहयोग से इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा और विजय भी हासिल की। अपना जो साम्राज्य अंग्रेजों ने ले लिया था उसको वापस से एक तरीके से हासिल किया। एक और बात आती है मानव बम की। तो पहले मानव बम का निर्माण भी इन्होंने ही किया जब इनके पास एक बड़ी मात्रा में गोला बारूद आ गए। तो 1700 के दशक के अंत में प्रशिक्षित महिला सैनिकों की एक पहली सेना की स्थापना इन्होंने की। युद्ध के कई तरीकों में ये प्रशिक्षित थी, चाहे मार्शल आर्ट हो, घुड़सवारी हो, ठीक, या फिर तीरंदाजी हो। मार्शल आर्ट में भी वलारी, सिलंबम कुछ नाम आते हैं। इसके अलावा इन्हें कई भाषाओं का भी ज्ञान था, जैसे फ्रेंच, अंग्रेजी, उर्दू और भी कई भाषाएं। 25 दिसंबर 1796 को फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कई ऐसे बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं जिनके बारे में हम जान नहीं पाते, जो हमारे इतिहास की किताबों में शामिल नहीं हो पाते। तो क्या केवल इतने ही नाम हैं? नहीं, ये केवल वो नाम है जो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान लिए, लेकिन कुछ और भी महत्वपूर्ण नाम हो सकते हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। केवल नाम की चर्चा करेंगे, जैसे सरोजिनी नायडू, आप लोगों ने पढ़ा ही है इनके बारे में। नहीं पढ़ा तो आप जाकर के अलग से जरूर पढ़िए। कस्तूरबा गांधी,
कमला नेहरू, झलकारी बाई के बारे में हमने पढ़ ही लिया, मतंगनी हजारा, रानी गैडिनल्यू। ठीक, तो इनमें से जो नाम आ रहे हैं आपके सामने, अगर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि आप महिला क्रांतिकारियों पर चर्चा कीजिए, तो आपके पास कम से कम वो नाम जरूर होने चाहिए। कुछ के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं थोड़ा विस्तार में, लेकिन अगर आपके पास नाम नहीं होंगे तो फिर आप लिखेंगे कैसे, जान कैसे रहे होंगे। मूलमती, अरुणा आसफ अली, कनकलता बरुआ, तारा रानी श्रीवास्तव, मैडम भीकाजी कामा, इसी तरह सुचेता कृपलानी, इसी तरह अम्मू स्वामीनाथन, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, आजाद हिंद फौज से संबंधित, इसके अलावा एनी बेसेंट, ठीक, कमला देवी चट्टोपाध्याय, विजय लक्ष्मी पंडित, सावित्रीबाई फुले, बेगम रोएका, यहाँ दुर्गाबाई देशमुख। तो कई सारे ऐसे नाम हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज के पूरे टॉपिक को हम कंक्लूड कैसे करेंगे? तो कंक्लूड तो यही करेंगे कि जो योगदान है भारत की आज़ादी में बहुत सारे लोगों का है। इतने नाम है कि शायद हम गिन नहीं सकते, वो जो फहरिस्त है बहुत लंबी है। उसमें अगर महिला क्रांतिकारियों को हम देखते हैं तो कुछ नाम हम यहाँ पर लिख पाते हैं। ठीक, तो निष्कर्ष पर जब हम आगे जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी ने ही इसको जो समअप किया है, यानी पिछली बातों को याद करते हुए भविष्य की जो रणनीतियां बताई हैं, उसमें कुछ प्रण की बात की है कि भारतवासियों को उन प्रणों को लेना चाहिए। जैसे कि उन्होंने क्या कहा कि 2047 तक भारत अपनी एक तरह से 100 वर्ष आज़ादी के पूरे हो जाएंगे। तब तक हमें किस दिशा में प्रयास करना है? पहला, 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है। विकास की जो परिभाषा है वो केवल विकसित देशों के हिसाब से ना चल करके भारत के लोगों के हिसाब से बनेगी। भारत मजबूत होगा और अपनी परिभाषा खुद बनाएगा। दूसरा, गुलामी के एहसास से आज़ादी, ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी तरह की गुलामी अगर हमारी मानसिकता में बसी हुई है, चाहे वह रंगभेद की हो, भाषाई हो या किसी भी स्तर पर हो, तो हमें उससे मुक्त होना है। पहनावे को लेकर के हो सकता है, हम जो खुद का हमारा पहनावा है, जो हमारी भाषा है और जिस तरह से हमारा बोलचाल है, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। ठीक, अपनी हमें विरासत पर गर्व होना चाहिए। इसके अलावा एकता और एकजुटता पर जोर देने की बात कही कि सभी लोग जो भी यहाँ पर भ्रष्टाचार या फिर बाकी चीजें हो रही हैं, उनसे मुक्त होते हुए, सांप्रदायिकता से मुक्त होते हुए, केवल धर्मों के आधार पर, जातिगत आधार पर बंटवारों से बचते हुए एकता की ओर आगे बढ़ना है। संविधान भी यही कहता है। इसके अलावा नागरिकों के जो कर्तव्य हैं, तो हम अपने अधिकारों के अलावा अपने कर्तव्यों का भी ध्यान दें। ये 5 मंत्र उन्होंने बताए हैं। आप चाहें तो कहीं पर भी इसको अपने उत्तर में कोट कर सकते हैं। तो बड़े सवाल की तरफ सवाल है, पहले प्रीलिम्स वाला देख लें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेलु नाचियार का जन्म 1730 में रामनाथपुरम में हुआ था। बेगम हजरत महल कश्मीर की रानी थी, दूसरा स्टेटमेंट। और तीसरा, रानी गैडिनल्यू को जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि से सम्मानित किया था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी। और मेंस का सवाल, भारत अपनी आजादी के 75वीं वर्षगांठ और आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन कर रहा है। ठीक, देश की आजादी में शामिल कुछ प्रमुख महिला क्रांतिकारियों और उनके कार्यों पर चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में जो आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कशन किया है उसकी समरी को आप लिख सकते हैं। ठीक, उसको लिखने का अभ्यास कीजिए और बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।